चेतना वह रहस्यमयी शक्ति जो हमें जीवित बनाती है, जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और इस विशाल ब्रह्मांड के बीच की कड़ी का एहसास कराती है। यह वह अनुभव है जब हम किसी प्रियजन की मुस्कान में खो जाते हैं, जब रात के सन्नाटे में हम अपने सपनों में डूबते हैं, या जब हम अपने अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। लेकिन यह चेतना क्या है? क्या यह केवल मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का एक जटिल नृत्य है, या यह आत्मा का वह हिस्सा है जो हमें इस भौतिक दुनिया से परे ले जाता है? यह कहानी चेतना के उस अनसुलझे रहस्य की एक भावनात्मक यात्रा है जो विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता के बीच की सीमाओं को छूती है। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल आपके दिमाग को झकझोरेगी, बल्कि आपके दिल को भी छुएगी। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर एक साथ कदम बढ़ाते हैं, जहां हर सवाल एक नई खोज की ओर ले जाता है। चेतना का रहस्य, अध्याय 1, एक अनंत सवाल। सूरज की किरणें गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं। वहां एक पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे 70 वर्षीय साधु रामदास ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका चेहरा एक ऐसी शांति से चमक रहा था जैसे वे किसी अनदेखे सत्य के साथ एक हो गए हों। रामदास ने अपने जीवन के 60 साल चेतना की खोज में बिताए थे। वे अपने शिष्यों से कहते थे, चेतना वह दीपक है जो हमारे भीतर जलता है। यह न पैदा होता है, न मरता है। लेकिन यह क्या है? यह सवाल मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। उनके शब्द हवा में तैर रहे थे, जैसे नदी की लहरें किनारे को छूती हों। रामदास का विश्वास था कि चेतना केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कण में बसी है। उनके शिष्य, जो उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे, उनकी आवाज में एक जादू महसूस करते थे। रामदास की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वे किसी ऐसी सैर पर निकल पड़े हों जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं रहता। दूसरी ओर न्यूयॉर्क की एक चमकदार न्यूरोसाइंस लैब में डॉ अनन्या शर्मा अपने मॉनिटर पर मस्तिष्क की स्कैन छवियों को देख रही थी। उनके सामने एक मरीज का दिमाग था जिसके न्यूरॉन्स रंग बिरंगे पैटर्न में चमक रहे थे। अनन्या एक न्यूरोसाइंटिस्ट थी जिनका सपना था चेतना के वैज्ञानिक आधार को समझना। लेकिन हर नया स्कैन उनके लिए एक नया सवाल छोड़ जाता था। ये न्यूरॉन्स हमें कैसे महसूस कराते हैं? उन्होंने अपने सहयोगी डो मार्कस से पूछा। प्यार, दुख या सपनों का अनुभव कहां से आता है? अनन्या का दिमाग तर्क और तथ्यों की दुनिया में रहता था, लेकिन उसका दिल उन सवालों की तलाश में था जो विज्ञान के दायरे से परे थे। वह रात रात भर लैब में बैठकर मस्तिष्क की जटिल गतिविधियों को समझने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार उसे लगता कि वह किसी अनंत भूल भुलैया में भटक रही है। रामदास और अनन्या, दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग रास्ते, लेकिन दोनों एक ही सवाल के पीछे थे। चेतना क्या है? क्या यह केवल मस्तिष्क का खेल है, या यह आत्मा का वह हिस्सा है जो हमें अनंत से जोड़ता है? अध्याय 2, विज्ञान की सीमाएं। अनन्या की लैब में मशीनें गूंज रही थीं। एफएमआरआई और ईईजी स्कैनर मस्तिष्क की गतिविधियों को माप रहे थे। वैज्ञानिकों ने चेतना को न्यूरल कोरिलेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में समझने की कोशिश की थी। अनन्या ने अपने नोट्स में लिखा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और थैलेमस चेतना में महत्वपूर्ण हैं। न्यूरॉन्स के बीच विद्युत संकेत, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रासायनिक ट्रांसमीटर्स, ये सब मिलकर हमारे अनुभव बनाते हैं। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। वह डेविड चाल्मर्स के हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस से परेशान थी। चाल्मर्स ने कहा था कि हम यह समझ सकते हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, लेकिन यह समझना कि भौतिक प्रक्रियाएं व्यक्तिपरक अनुभव कैसे बनाती हैं, जैसे लाल रंग को देखने का अनुभव, कॉफी की खुशबू या प्यार की गर्माहट, यह अभी भी एक रहस्य है। अनन्या ने सोचा, मैं अपने मस्तिष्क को स्कैन कर सकती हूँ, लेकिन मेरी मैं की भावना कहाँ से आती है? जब मैं अपने भाई की हंसी सुनती हूँ तो मेरे दिल में जो गर्माहट उठती है वह न्यूरॉन्स में कहाँ छिपी है? उसने एक मरीज राहुल का केस स्टडी किया। राहुल एक कार दुर्घटना में कोमा में चला गया था। उसका मस्तिष्क सक्रिय था, न्यूरॉन्स काम कर रहे थे, लेकिन वह जागरूक नहीं था। अनन्या ने अपने सहयोगी से पूछा, अगर चेतना केवल न्यूरॉन्स है तो राहुल की चेतना कहाँ खो गई? और अगर वह जागेगा तो क्या वह वही राहुल होगा? यह सवाल उसे रातों तक सोने नहीं देता था। वह लैब में देर रात तक बैठी रहती, स्कैन छवियों को देखती और सोचती कि क्या विज्ञान कभी इस रहस्य को सुलझा पाएगा।
राहुल की मां लैब में हर दिन आती थी। वह अपने बेटे के बिस्तर के पास बैठकर उसका हाथ थामती और प्रार्थना करती। एक दिन उसने अनन्या से पूछा, डॉक्टर, क्या मेरा बेटा मुझे सुन सकता है? क्या उसकी आत्मा अभी भी यहाँ है? अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। वह विज्ञान की भाषा में बात कर सकती थी, लेकिन उस मां के दुख को समझने के लिए उसे कुछ और चाहिए था। शायद विश्वास, शायद आशा। अध्याय 3। आत्मा की पुकार। गंगा के किनारे रामदास अपने शिष्यों को उपनिषदों की व्याख्या कर रहे थे। चेतना आत्मा है, उन्होंने कहा। यह वह प्रकाश है जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मस्तिष्क, ये केवल इसके वाहक हैं। रामदास ने अपने ध्यान के अनुभव साझा किए। एक बार गहरे ध्यान में उन्हें लगा कि उनकी चेतना उनके शरीर से बाहर निकलकर नदी, आकाश और तारों के साथ एक हो गई थी। उस क्षण उन्होंने कहा, मैं कुछ भी नहीं था और मैं सब कुछ था। उनकी शिष्या माया उनकी बातें सुनकर रो पड़ी। माया ने अपनी मां को कुछ साल पहले खो दिया था। वह सोचती थी, अगर चेतना अनंत है तो क्या मेरी मां अभी भी कहीं है? रामदास ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तेरी मां की चेतना तुझमें है, हर सांस में, हर याद में। माया ने आंखें बंद की और अपनी मां की मुस्कान को याद किया। उसे लगा जैसे उसकी मां अभी भी उसके पास है, उसकी चेतना में बसी हुई। भारतीय दर्शन में चेतना को चित्त कहा जाता है, जो सत्य, अस्तित्व और आनंद के साथ मिलकर आत्मा का स्वरूप बनाती है। अद्वैत वेदांत कहता है कि चेतना ब्रह्मांड का मूल तत्व है और हमारा व्यक्तिगत अनुभव केवल उसका एक हिस्सा है। रामदास ने माया से कहा, जब तुम ध्यान करती हो तो अपनी चेतना को सुनो। वह तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगी जो शब्दों से परे है। माया ने ध्यान शुरू किया। हर सांस के साथ उसे लगता था कि वह अपनी मां के करीब जा रही है। एक रात ध्यान के दौरान उसे एक सपना सा अनुभव हुआ। उसने अपनी मां को देखा जो उसे मुस्कुराकर कह रही थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। माया सुबह रोते हुए उठी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दुख नहीं, सुकून था। अध्याय 4। माया की कहानी चेतना के रहस्य को और गहरा करती है। बचपन से उसे एक सपना बार बार आता था। वह खुद को एक अनजान गांव में देखती थी, जहां लोग उसे पहचानते थे, लेकिन वह उन्हें नहीं जानती थी। सपने में एक बुजुर्ग महिला उसे गले लगाती थी और कहती थी, तू लौट आई मेरी बेटी। माया को यह सपना इतना जीवंत लगता था कि वह सुबह रोते हुए उठती थी। वर्षों बाद जब वह अपने परिवार के साथ हिमाचल के एक गांव में गई तो उसे वह जगह जानी पहचानी लगी। गलियों, पेड़ों और मंदिर की घंटियों की आवाज, सब कुछ उसके सपनों से मिलता था। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसे देखकर कहा, तू तो वैसी ही है जैसे मेरी बेटी थी। माया का दिल धड़कने लगा। उसने पूछा, आपकी बेटी? महिला ने बताया कि उसकी बेटी की मृत्यु 20 साल पहले हो गई थी, लेकिन उसका चेहरा और हाव भाव माया से मिलते थे। माया को यकीन हो गया कि यह उसके पिछले जन्म की याद थी। माया ने यह अनुभव अनन्या से साझा किया। अनन्या एक वैज्ञानिक होने के बावजूद माया की कहानी से प्रभावित हुई। वह सोचने लगी, क्या चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित है या यह समय और स्थान से परे है? क्या पुनर्जन्म जैसी चीजें संभव हैं? उसने माया को एक EEG टेस्ट के लिए बुलाया, यह देखने के लिए कि क्या उसके मस्तिष्क में कोई असामान्य गतिविधि है। परिणाम सामान्य थे, लेकिन माया का विश्वास अटल था। मुझे यकीन है, माया ने कहा, मेरी चेतना उस गांव से जुड़ी है। अनन्या ने माया की कहानी को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद यह मस्तिष्क की स्मृति का कोई खेल है, या शायद यह सामूहिक सांस्कृतिक स्मृतियों का प्रभाव है। लेकिन माया की आंखों में वह विश्वास और भावना देखकर अनन्या का मन डगमगा गया। वह सोचने लगी, क्या मैं विज्ञान की किताबों में सब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूं, जबकि सत्य कहीं और है? अध्याय 5। विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। अनन्या ने अपनी खोज को गहरा करने के लिए क्वांटम भौतिकी का अध्ययन शुरू किया। रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ के सिद्धांत ने उसे आकर्षित किया, जिसमें कहा गया कि चेतना मस्तिष्क के माइक्रोट्यूब्यूल्स में होने वाली क्वांटम प्रक्रियाओं से जुड़ी हो सकती है। यह विचार कि चेतना भौतिक और गैर भौतिक दुनिया को जोड़ सकती है, अनन्या को रोमांचित करता था। उसने सोचा, शायद चेतना वह सेतु है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ता है। उसी समय वह रामदास से मिलने गंगा किनारे गई। रामदास ने उसे ध्यान सिखाया। एक गहरे ध्यान सत्र में
अनन्या ने कुछ ऐसा अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसे लगा कि उसकी चेतना उसके शरीर से बाहर निकल रही है, जैसे वह हवा में तैर रही हो। वह नदी की लहरों, आकाश के तारों और ब्रह्मांड की अनंतता के साथ एक हो गई थी। उसने आंखें खोली और रोने लगी। यह क्या था? उसने रामदास से पूछा। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी आत्मा थी जो अपने स्रोत से मिली। यह अनुभव अनन्या के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसने तय किया कि वह अपनी लैब में चेतना की खोज जारी रखेगी, लेकिन अब वह आध्यात्मिकता को पूरी तरह खारिज नहीं करती थी। वह समझ गई थी कि कुछ सवालों के जवाब विज्ञान में नहीं बल्कि अनुभव में छिपे हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद चेतना वह सत्य है जो तर्क और विश्वास दोनों को एक साथ लाता है। अध्याय 6, अनसुलझा रहस्य। चेतना का रहस्य आज भी अनसुलझा है। विज्ञान ने हमें मस्तिष्क की जटिलताओं को समझने में मदद की है। हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स, सिनैप्स और रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे विचारों और भावनाओं को आकार देती हैं। लेकिन यह समझना कि ये प्रक्रियाएं मुझे कैसे बनाती हैं, यह अभी भी एक रहस्य है। आध्यात्मिकता हमें विश्वास देती है कि चेतना अनंत है, कि यह आत्मा का हिस्सा है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। लेकिन यह विश्वास तथ्यों से परे है। अनन्या और माया दोनों अपनी अपनी यात्रा पर थीं। अनन्या ने अपनी लैब में नए प्रयोग शुरू किए, यह देखने के लिए कि क्या क्वांटम प्रक्रियाएं चेतना को समझने में मदद कर सकती हैं। वह अब भी स्कैन छवियों में जवाब ढूंढती थी, लेकिन अब वह ध्यान के अनुभवों को भी अपने शोध का हिस्सा मानने लगी थी। माया ने ध्यान और आध्यात्मिकता में सुकून पाया, यह मानकर कि उसकी मां की चेतना कहीं ना कहीं जीवित है। रामदास ने दोनों को एक ही सलाह दी, चेतना को समझने की कोशिश मत करो, उसे अनुभव करो। अध्याय 7, एक आशा। चेतना का रहस्य हमें याद दिलाता है कि हम कितने अनोखे हैं। यह हमें हमारे प्रियजनों, हमारे सपनों और इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। शायद चेतना केवल न्यूरॉन्स का खेल नहीं है, और शायद यह केवल आत्मा भी नहीं है। यह दोनों का मिलन हो सकता है, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक सुंदर संगम। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आप से जोड़ता है, जो हमें अपने जीवन के अर्थ को खोजने के लिए प्रेरित करता है। चेतना हमें सिखाती है कि हर सांस, हर विचार, हर भावना अनमोल है। यह हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, और शायद हमारी चेतना उस अनंत सत्य का एक छोटा सा टुकड़ा है। अनन्या ने अपनी लैब में काम जारी रखा, माया ने ध्यान में शांति पाई और रामदास ने अपने शिष्यों को प्रेरित किया। लेकिन चेतना का रहस्य उनके लिए और हमारे लिए एक अनंत यात्रा बना रहा। चेतना का यह रहस्य, यह यात्रा हमें अपने आप से, अपने विश्वासों से और इस ब्रह्मांड के अनंत सवालों से जोड़ती है। यह कहानी केवल एक शुरुआत है। ऐसी और कहानियां, ऐसे और रहस्य और ऐसी और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर इसने आपके मन में एक नया सवाल जगा दिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि चेतना आपके लिए क्या मायने रखती है। आइए एक साथ मिलकर इन रहस्यों की खोज करें, क्योंकि हर सवाल हमें सत्य के और करीब ले जाता है।